प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम सभी अध्ययन करने वाले हैं B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी की ये रचना श्रम, विभाजन एवं जाति प्रथा। आप सभी जानते हैं कि B.R. अम्बेडकर परिचय के मोहताज नहीं है। वह हमारे संविधान निर्माता हैं। पूरे देश के लोग जो भी संविधान के बारे में जानते हैं या जो भी शिक्षित हैं, जो भी अपने नियम कायदे को जानते हैं या अशिक्षित भी हैं, तो वो भी लोग भी B.R. अम्बेडकर को जानते हैं। उनका थोड़े से बचपन जो है संघर्ष भी था, क्योंकि भारत में शिक्षा का स्तर उतना अधिक नहीं था और जाति बंधन से लोग उभर नहीं चुके थे। इन्हें एजुकेशन के समय में, पढ़ाई के समय में काफ़ी भेदभाव से गुजरना पड़ा, क्योंकि जब ये क्लास में जाते थे इनको अलग बैठने की व्यवस्था होती थी, इन्हें सफाई का काम भी करना होता था, लेकिन इनका मनोबल काफ़ी ऊंचा था। इस सारी चीज़ों के बाद दूसरा व्यक्ति होता तो अवसाद में चला जाता, शिक्षा छोड़ देता, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा का महत्व जानते थे कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा हथियार है, आप अपने समाज में सम्मान पाना चाहते हैं तो शिक्षा के द्वारा, क्योंकि धन आपको क्षणिक हो सकता है कि आपको कुछ समय के लिए सम्मान दिला दे, लेकिन आप अस्थायी सम्मान चाहते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आना पड़ेगा। B.R. अम्बेडकर इस रहस्य को जान चुके थे, इसलिए अपने एजुकेशन को मजबूत किया और भारत के संविधान निर्माता का गौरव भी प्राप्त किया। इनका जन्म, थोड़ी सी बात बता दें, 14 अप्रैल को इनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। सन 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। बहुत सारी रचनाएं लिखा है समाज के लिए, द कास्ट इन इंडिया, द मैकेनिज्म और बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन द स्टेटस, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। तो बहुत सारी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास भी किया है, समाज को बदलने का भी प्रयास किया। देखिए, श्रम का विभाजन होता है। पहले श्रम का विभाजन कैसा हो, चूंकि हमारे वेद थे, धर्म थे, ग्रंथ थे, उन्होंने जो श्रम का विभाजन किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में व्यवस्थित किया। ब्राह्मण का काम क्या होता था? समाज को लीडिंग करना था, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ज्ञान देना, ये सब उनका काम था। क्षत्रिय का काम था रक्षा करना और वैश्य का काम था पेट उदर से, क्योंकि ब्रह्मा ने कहा है कि मेरे मुख से ब्राह्मण हुए, बाहों से क्षत्रिय हुए, उदर से जो है वैश्य हुए और पैरों से शूद्र। पैरों का काम है सेवा करना, उदर का काम है पेट का भरना, बाहों का काम है रक्षा करना, मुख का काम है ज्ञान देना, दान देना, ये लेना, ये सारे काम व्यवस्थित थे। लेकिन समाज में समय के साथ विसंगतियाँ भी आ गई, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में थोड़ी जातीयता भी आ गई, भेदभाव आ गई, अनुसूचित और दलित जैसे शब्दों का भी प्रयोग होने लगा, समाज बंटने लगा, तो काफ़ी विकृतियाँ भी आ गई। जबकि भगवान कृष्ण खुद स्पष्ट किए हैं कि चतुर्वर्ण मया सृष्टिया, कि चारों वर्णों की रचना मैंने किया है। किस आधार पे? चतुर्वर्ण मया सृष्टिया गुण कर्म विभागासाय, कि गुण और कर्म के आधार पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की रचना मैंने किया है। जन्मना जायते शूद्र, लोग कहते हैं शूद्र हैं, अनटचेबल हैं, जबकि भगवान कृष्ण खुद अर्जुन को कहते हैं कि जन्म के बाद सभी लोग क्या होते हैं? शूद्र ही होते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारादि भवेत द्विज, संस्कारों से व्यक्ति द्विज होता है, श्रेष्ठ होता है, लेकिन वह अपने संस्कारों से व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। जन्म के समय सभी व्यक्ति जो होते हैं वह शूद्र होते हैं। लेकिन समाज है, आज लोग व्यवस्थित हैं, शिक्षित हैं, लेकिन जातीयता, ये जाति बंधन जो है आज भी समाज में परिलक्षित होते हैं। तमाम जो राजनीतिक खेल भी आज भी होते हैं, वह भी कहीं न कहीं जाति आधार पे होते हैं। वो भी आज जाति समीकरण बैठाते हैं, जातियों का सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, अपनी अपनी बातें हैं। हमें जो B.R. अम्बेडकर के इस पाठ में विचारों को देखना है। कबीरदास जी ने बड़ी ऊंची बात कही है कि जाति पाति कोई पूछत नाही, हरि का भजे सो हरि का होई। जो जाति पाति कोई पूछता नहीं है, जो ईश्वर को भजता है वो ईश्वर का हो जाता है। लेकिन विडंबना है हमारे समाज की कि आज इतने वर्ष होने के बावजूद भी, शिक्षा का स्तर इतना होने के बावजूद भी लोग जाति बंधन से उभर नहीं पाए हैं। तो आइए हम सभी देखते हैं पंक्तिबद्ध होकर
इनके जो है ज्ञान को समझने की कोशिश करें कि वास्तव में श्रम का विभाजन कैसा हो और जाति विभाजन हमारे समाज के लिए कैसा होना चाहिए। थोड़ी इनकी भाषा क्लिष्ट है, इसलिए हमें समझने का प्रयास ही करना होगा। आपके पाठ्यक्रम में है और बहुत ज़रूरी है। सेकेंड टर्म, चूँकि टर्म वाइज एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम में पाठ्यक्रम में है जो आने वाले हैं, इसलिए काफ़ी मन से आप सभी को इनका अध्ययन करना होगा। आइए आप देखते हैं एक एक लाइन का हम लोग एक्सप्लेनेशन। ये विडंबना की बात है, इस युग में भी जातिवादों के पोषकों की कमी नहीं है। जैसे हमने बताया, B.R. अम्बेडकर भी कह रहे हैं कि आज भी समाज बदला है, शिक्षा बदली है, लोग व्यवस्थित हुए हैं, लेकिन जातिवादों के पोषकों की कमी समाज में नहीं दिखाई देती है। इस पोषकों को कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार है आधुनिक सभ्य समाज की कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन पहले क्यों होता था? लोग जैसा काम करते थे वैसी जाति हो गई। पहले तो वर्ण था, जाति थी नहीं। अब कोई चमड़े का काम किया तो चर्मकार हो गया, कोई बढ़ई के काम किया तो बढ़ई हो गया, कोई दूध बेचने का काम किया तो ग्वाला हो गया, कोई तो अपने कर्मों के आधार पर, श्रम के आधार पर था, कार्यकुशलता के आधार पर था। कोई उस कार्य में फिट था, कोई बाल काटने में का फिट था तो नाई हो गया, कोई कपड़ा साफ करने में फिट हो गया, वो अपना पेशा बना लिया तो धोबी हो गया। क्योंकि वर्ण तो चार थे। वर्णों की विकृति रूप किसमें दिखाई दिया? जाति प्रथा में दिखाई दिया। कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। यानी जाति के आधार पे श्रम हुआ, या कुछ लोग कहते हैं श्रम के आधार पे जाति। जैसा काम था वैसा जाति हो गया। बाल काटने का काम किया, उसका नाम नाई हो गया। जो कर्म कांड कराने लगा ब्राह्मण होने लगा। प्रशासनिक या इस तरह के काम करने लगा, फिर व्यापार करने लगा, व्यापारी हो गया। तो B.R. अम्बेडकर भी कहते हैं कि दोनों एक ही है, या तो जाति के आधार पर श्रम हुआ या श्रम के आधार पर जाति हुआ। कहें इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर ठीक है। अगर श्रम के आधार पर जाति को बनाया गया तो कोई बुराई नहीं है। तर्क के संबंध में पहली बात यही है कि आपत्तिजनक है जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए। श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी श्रम का विभाजन होना चाहिए। एक अच्छे सिविलाइज सोसाइटी की पहचान है, परंतु किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था को श्रमिकों का विभिन्न वर्गों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं कर सकती। नहीं, आपका नाई के घर में जन्म हुआ तब नाई का ही काम कर सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं हो सकते हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी नहीं हो सकते हैं। ये गलत है। अगर श्रम विभाजन बहुत जरूरी है सभ्य समाज में, लेकिन उसे जातीयता से जोड़ना ये गलत है। भारत की जाति प्रथा की एक विशेषता है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा करार भी दे देती है। कोई गलत काम नहीं है, कोई काम बड़ा और छोटा नहीं होता है, लेकिन ये विडंबना की बात है कि श्रम विभाजन को हीनता से, जाति विभाजन को हीनता से जोड़ा। अगर कोई चर्म का काम करता है उसे छोटा समझा जाता है, कोई बाल काटने का काम, कपड़े धोने का काम करता है, छोटा क्या है, कोई कर्म कांड करता है तो उसे ऊंचा कहा जाता है। तमाम आक्षेप भी लगाए गए ब्राह्मणों पे। तमाम जर्मन का एक सोशलिस्ट, एक समाजशास्त्री कहता था कि ब्राह्मण बड़े चालाक थे, समाज में सबसे ऊपर हो गए और सबको नीचे कर दिया। जबकि उसी देश का एक और दूसरा समाजशास्त्री विरोध करता है, कहता है ऐसा नहीं है, किसी को 1-2 साल 4 साल तक मूर्ख बना सकते हैं, 5000 वर्ष तक नहीं बना सकते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी उनके अंदर, वो आंध्रदेशी की चीज़ें थी, समाज को लीडिंग की कैपेसिटी थी, क्षमता थी, उनका आत्मसिक था, इसलिए चीज़ें चल रही थी। आज भी समाज में कुछ परंपराएं हैं, चलती रहती हैं। सामाजिक गतिविधियां जो हैं, वैवाहिक है या अन्य कर्मकांड है, जो उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं, समाज आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ भ्रम फैलाने वाले लोग हैं जो जाति भेदभाव से एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं, इसलिए सारे काम बटा है, सब अपने अपने काम करें। अब मुख का अपना काम है, हाथ का अपना काम है, पैर काट दे तो शरीर का क्या महत्व है? मुख ना हो तो शरीर का क्या महत्व? सबका महत्व होता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र, चाहे कोई भी जाति है, शरीर के एक अंग जैसे हैं। किसी अंग को उंगली में एक पीड़ा हो गई तो भी आप परेशान रहेंगे। तो समाज में कोई भी जाति परेशान होगी तो पूरा समाज परेशान होगा। लेकिन कुछ ऐसे भेदभाव वाले लोग होते हैं जो जातीयता फैलाते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं, बस अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं, मतलब निकल गया फिर पहचानते नहीं, मतलब के बस होते हैं। ये गलत है।
B.R. अम्बेडकर भी कहते हैं ये ऊंच नीच का जो भेदभाव किया जाता है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो किसी विश्व के सभ्य समाज में नहीं पाया जाता है लेकिन भारत के समाज में पाया जाता है, जो कि गलत है। जाति प्रथा को, अगर जाति प्रथा को सम विभाजन मान ले, जैसी जाति है वैसा उसका लेबर का काम है, उसका कारपेंटर का काम है, मिल्कमैन है, तो जैसी जाति है। अब आप मिल्कमैन के घर पे जन्म ले लिए तो आप मान लिए अब दूध ही बेचना है, लीक लीक गाड़ी चले लीके चले कपूर, लीक छाड़ तीनों चले शायर सिंह सपूर, कि लीक छोड़ के तो तीनों चलते हैं। और जो शायर होते हैं, साहित्यकार होते हैं, पिता ने दुख भरी कविता लिखी हंसी वाली कविता लिख दी। सिंह है, सिंह के पिता पूरब दिशा में शिकार करते थे, उसका मन है पश्चिम में करेगा। जो सपूत होते पिता ने इतना कमाया इतना कमाएंगे, तो लीक छाड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत, लीक छाड़ के ही चलना चाहिए। लेकिन आपका जन्म जिस जाति में हुआ है वही आपका कर्म हो गया, ये गलत है। कहते हैं मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि मनुष्य की रुचि पे आधारित नहीं है। भले वो चर्मकार के घर पे काम किया है, उसकी रुचि अध्यापन करने में है, उसकी रुचि अन्य प्रशासनिक कार्यों में है, तो रुचि के आधार पे होना चाहिए, न कि श्रम का विभाजन जाति के आधार पे होना चाहिए। ये कुशल व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। अगर किसी कार्य में फिट होना चाहते हैं, किसी कार्य में कुशलता चाहते हैं, तो उसे जात के आधार पर मत देखिए, उसकी रुचि के आधार पर। कोई जाति का है, उस कार्य को फिट करता है तो वही फिट होना चाहिए, वही होना चाहिए। हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि हमेशा पेशा या कार्य का चुनाव वह स्वयं करें, खुद उसे, ये जात के आधार पे न हो, वो खुद अपनी रुचि के आधार पे वो अपना जो है व्यवस्थित अपने को करे, और अपनी जैसा जिसकी रुचि है वैसा। बच्चों पे भी प्राय यही देखा जाता है, लोग कहते नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, बच्चे की रुचि डॉक्टर बनने में, बच्चे की रुचि अच्छा क्रिकेटर बनने में, बच्चे की रुचि अच्छा संगीतकार बनने में, उसकी क्षमता को लोग नहीं। हमारे सोसाइटी में, हमारे रिश्तेदारी में ऐसे लोग हुए हैं, तुमको भी बनना होगा, बच्चा बेबस है, अब बिना रुचि के काम करते हैं, अधूरे मन से किया गया काम कभी भी सफल नहीं होता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, तो दुविधा में दोनों चले गए, न इधर का हुआ न उधर का हुआ, धोबी का कुत्ता, न घर का हुआ न घाट का हुआ, काफी विडंबना हो जाती है। कैसे कहते हैं, ये श्रम विभाजन रुचि के आधार पे हो, न कि जात के आधार पे हो। चुनाव खुद कर सके व्यक्ति, मुझे क्या काम करना है। बच्चों के भी रेफरेंस में मैं कहना चाहूँगा यही होना चाहिए कि बच्चे की रुचि पर निर्भर होना चाहिए कि वो कौन सा काम करे, कौन सा ना करे, अथवा उसकी निजी क्षमता, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कौन सा काम कर सकता है। लक्ष्य हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार बनाना चाहिए। हमें चांद तक पहुँचना जरूर है, लेकिन अपनी क्षमता जरूर देखें। क्षमता को आकलन करके जब भी लक्ष्य बनाए जाते हैं कभी असफल नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी क्षमता को जाने, तब अपने लक्ष्य का निर्धारण। व्यक्ति पहले लक्ष्य निर्धारण करता है। स्वर्ग तो सभी चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। लक्ष्य तो सभी निर्धारित करते हैं लेकिन क्षमता नहीं कोई देखना चाहता है। दूसरे दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले ही अर्थात गर्भधारण के समय मनुष्य का पेशा निर्धारण कर लिया जाता है। गर्भ से ही सीखने की प्रक्रिया भी गर्भ से ही शुरू हो जाती है। गर्भ से बच्चा भी धरती पे आया नहीं, उसकी जाति फिक्स हो गई। ब्राह्मण के गर्भ में, ब्राह्मण महिला के गर्भ में आ गया, उस तय है, उसकी जाति ब्राह्मण हो गई। चर्मकार के जो है गर्भ में आ गया तो उसका जाति चर्मकार हो गया। स्वर्णकार के गर्भ में आ गया तो स्वर्णकार हो गया। लोहार के गर्भ में आ गया, क्योंकि सीखने की भी प्रक्रिया तो होती है। गर्भ से अभिमन्यु महाभारत काल में उसकी माता को जब वो गर्भ में था तब अर्जुन ने चक्रव्यूह के 6 दरवाजे तोड़ने की प्रक्रिया बताई थी, लेकिन 7वें में द्रौपदी को निद्रा आ गई थी, सो गई। चक्रव्यूह के 6 दरवाजे को अभिमन्यु ने सफलतापूर्वक तोड़ दिया, लेकिन 7वें को जानता नहीं था, घेर लिया गया, नियमों का उल्लंघन करके उसे मार दिया गया। कोई भी अभिमन्यु का दोष नहीं देता समाज में,
जब भी लोग कहते हैं कि माँ अगर शायद जाग गई होती तब मन्नू 7वें दरवाजे का भेद जान जाता और उस रहस्य को जानकर आज महाभारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन आज भी अगर कोई बालक वीरता की ओर बढ़ता है तो मन्यु की बात करते हैं, लेकिन माँ की कमियों पे लोग कहते हैं द्रौपदी की कमी थी, अगर वह जाग गई। इसलिए सीखने की प्रक्रिया बच्चों को बहुत देखें, गर्भावस्था से ही माहौल वातावरण अच्छा हो। आज तमाम टीवी सीरियल और घातक घातक जो चीज़ें दृश्यों को देखते हैं, इसलिए बच्चा जन्म से ही घातक होता है, व्यवस्थित ही नहीं होता, उदंड होता है। लोग दोष देते हैं परिस्थिति का, विद्यालय का, तमाम सामाजिक परिवेश का, लेकिन सबसे बड़ा दोष कहाँ है? आज चिंतन नहीं किया, जबकि ऋषि मुनि महाभारत काल में ही चिंतन करके बता दिए थे कि दोष कहाँ से होता है। तो चीज़ें वहीं से होती है। लेकिन बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं कि गर्भ से निर्धारण जाति हो जाती है, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये लोग कभी हम लोहार के घर पैदा हो गए, पैदा होते ही हमारा कर्म निर्धारित कर दिए, हमारा श्रम निर्धारित कर दिए कि आप लोहारी का काम करेंगे, ये गलत है। लोहारी का काम हम नहीं कर सकते हैं, ये होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं कि रुचि के ऊपर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। श्रम का विभाजन हो, लेकिन जात के आधार पे न हो, व्यक्ति की क्षमता, दक्षता, कुशलता के आधार पे हो, न कि उसकी जात के आधार पे। तो बहुत अच्छा आपने देखा बी आर अम्बेडकर संविधान निर्माता किस तरह बातें करते हैं कि आज सभ्य समाज का ये द्योतक नहीं है, ये जात के आधार पे किसी का श्रम निर्धारित कर दे, ये अच्छे समाज का द्योतक नहीं है। भारत में ऐसी चीज़ें हैं जबकि नहीं होनी चाहिए। विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पे चीज़ें होती नहीं हैं, ये चीज़ें भारत में ही होती हैं, नहीं होनी चाहिए। सभ्य समाज की पहचान है। आशा है कि आप सभी को यहाँ तक के प्रथम भाग में आपने अध्ययन ही कर लिया, प्रथम भाग में आप सभी ने देख लिया। अब द्वितीय भाग में आगे के कंटेंट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज यहीं तक, आप सभी का धन्यवाद।